आज हम आपको बताएंगे कि भारत में महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। महंगाई के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत से भी कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया में यह महंगाई बढ़ कैसे रही है। हमारे देश में महंगाई पर अब तक सिर्फ राजनीति होती है और नेता दिन रात आपको महंगाई के नाम पर गलत जानकारियां देते हैं और आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं। आप दिन भर ये सोचते रहते हैं अपने मन में कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है और महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नेता आते हैं, वो आपको भड़का कर चले जाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को यह बात पता भी नहीं होगी कि महंगाई असल में बढ़ती क्यों है और खास तौर पर पिछले 3 साल में ही भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इतनी जबरदस्त महंगाई क्यों बढ़ी है। तो ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों की सरकारें भी इस महंगाई के सामने फेल हो रही हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी की बातों को मान भी लेंगे, विपक्ष के नेताओं की बातों को मान भी लेंगे और ये सोचेंगे कि भारत की सरकार फेल हो गई, महंगाई भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही बढ़ रही है, तो फिर अमेरिका में महंगाई कैसे बढ़ रही है, वो भी भारत से ज्यादा। ब्रिटेन में कैसे बढ़ रही है, भारत से ज्यादा। जर्मनी में कैसे बढ़ रही है, तमाम बड़े बड़े देशों में कैसे बढ़ रही है, यूरोप में कैसे बढ़ रही है। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जब महंगाई बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि यह आज की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया के लगभग सभी बड़े स्टॉक मार्केट्स में आज ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट नैस्डैक 2 साल के बाद 4.7% गिरा है। ब्रिटेन का स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 2.3% गिरावट के साथ बंद हुआ है। भारत के सेंसेक्स में 2.6% की गिरावट हुई है और जर्मनी के स्टॉक मार्केट में भी 1.8% की गिरावट हुई है। यानी महंगाई ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। एक बात समझ लीजिए, जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती ही है। जब इन्फ्लेशन और ज्यादा होती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। यह इनका सीधा संबंध है। हाल ही में भारत में रिटेल महंगाई दर के नए आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत पिछले महीने यानी अप्रैल 2022 में रिटेल महंगाई दर 7.79% दर्ज की गई थी। रिटेल महंगाई बढ़ने का सीधा सा मतलब यह है कि जब आप कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो वो आपको पहले से ज्यादा महंगा मिलता है। रिटेल इन्फ्लेशन में यह वृद्धि जुलाई 2014 के बाद से अब सबसे ज्यादा हुई है। मई 2014 में यह दर थी 8.33%। सरल शब्दों में कहें तो यह भारत में पिछले 8 साल का सबसे ज्यादा महंगाई वाला दौर है। पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है इस समय। भारत में रिटेल महंगाई दर का आकलन करीब 450 वस्तुओं और सेवाओं के बाजार भाव के हिसाब से तय होता है और इनमें 45% हिस्सा खाने पीने की वस्तुओं का होता है, जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, मिठाई, तेल, चिकन, मटन, मछली, अंडे वगैरह। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और घर के निर्माण जैसी सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो आप अपने घर में रोजमर्रा की चीजें, जब सामान रोजमर्रा का लेने के लिए जाते हैं बाजार में और वो जब महंगा मिलता है, उसका दाम कितना बढ़ चुका है, उसके हिसाब से महंगाई दर तय होती है। फरवरी से अप्रैल महीने के बीच सब्जियों के दामों में लगभग 23% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 23%। यानी अगर पहले कोई सब्जी 100 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर मिल रही थी तो अब उसकी कीमत 123 रुपए हो गई है। इसके अलावा जनवरी 2010 के बाद से आटे की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। भारत सरकार के मुताबिक 9 मई को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत लगभग 33 रुपए थी, जो पिछले साल की तुलना में 4 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 1 किलो आटे की रिटेल कीमत 50 रुपए तक पहुंच गई है कई जगहों पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने भी भारत के आम लोगों पर बहुत बुरा असर डाला है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 1 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 44 पैसे थी और 1 महीने पहले तक भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। देखिए, पहले 2021 में 90 रुपए था, अप्रैल 2022 में 95 रुपए हुआ, लेकिन मई 2022 में यह कीमत बढ़कर 105 रुपए तक चली गई। डीजल की कीमतों में भी ऐसे ही बढ़ोतरी हुई। 1 साल पहले दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 80 रुपए 77 पैसे थे, अब ये 96 रुपए के पार चला गया है। सीएनजी की कीमतों में भी 69% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि सीएनजी में हुई है
और इसी तरह रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में भी लगभग 23% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर कहें तो भारत में महंगाई काफी बढ़ी है और इस महंगाई की चुभन जो है वो आपको जरूर महसूस हो रही होगी, आपकी जेब पर इसका सीधा असर जरूर पड़ा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा सिर्फ भारत में ही हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा अकेले भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब वो भी समझिए। महंगाई के मामले में भारत की स्थिति अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे देशों से काफी बेहतर है। रशिया में रिटेल महंगाई दर 20 साल बाद सबसे ज्यादा है, वहां महंगाई दर 17.8% हो गई है। भारत में यह दर है 7.79%। अमेरिका में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। अमेरिका में 1981 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां महंगाई दर मार्च के महीने में 8.5% हुई है। इसी तरह ब्रिटेन में 40 साल का महंगाई दर का रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रिटेन में अप्रैल के महीने में महंगाई दर 9% है। अब आप दुनिया के बड़े बड़े देशों में देख लीजिए, भारत में महंगाई दर आज भी इतने सारे बड़े देशों में सबसे कम है। इसके अलावा ब्राजील में महंगाई दर 12.13%, पाकिस्तान में लगभग 13.5%, इजिप्ट में 13%, टर्की में 69% महंगाई दर हो गई है। और ऐसा वहां के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरी दुनिया की तस्वीर इस समय आपके सामने है। तो अगर आप सोचें कि आप भारत छोड़कर इनमें से किसी बड़ी देश में जाकर बसना चाहें तो वहां पर आपका हाल और भी बुरा होने वाला है। और जर्मनी में महंगाई ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचिए, जर्मनी भी एक बहुत बड़ा देश माना जाता है। यानी भारत में महंगाई बढ़ी तो जरूर है, लेकिन भारत की स्थिति आज भी दूसरे देशों की तुलना में काफी बेहतर है। हालांकि आपके मन में सवाल जरूर होगा कि महंगाई दुनिया के सभी 195 देशों को कैसे प्रभावित कर रही है। तो इसके 3 बड़े कारण हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं, इससे पहले कि कोई और नेता आपका ब्रेन वॉश करे, पहले इसके कारण समझ लीजिए। पहला महंगाई का बड़ा कारण है कोविड। आपको याद होगा, कोविड के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लग गया था। इन कड़ी पाबंदियों की वजह से हुआ ये कि जिन सप्लाई चेन्स को विकसित होने में दशकों लगे थे, वो सारी सप्लाई चेन्स कुछ ही हफ्तों में टूट गई। इस समय जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स की गिनती ना के बराबर है जो कि एक ही देश में बनते हों। यानी ऐसे बहुत कम चीजें अब बची हैं जो कि कोई देश अपने दम पर अकेला बना ले। आमतौर पर अब हर प्रोडक्ट के निर्माण में कई देशों की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, आज आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल फोन एक देश में नहीं बनता, उसके स्पेयर पार्ट्स दूसरे देशों से आते हैं, उसे डिजाइन किसी और देश में किया जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल प्लांट फैक्ट्री में वो बनता है, वो और किसी देश में बनता है। लेकिन अगर सोचिए, अब जिन देशों में मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं, वो पार्ट्स अगर उन देशों तक ना पहुंचे जहां फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन का उत्पादन या तो रुक जाएगा या कम हो जाएगा और नए फोन बाजार में नहीं आ पाएंगे। कोविड ने बिल्कुल यही किया है। कोविड ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, जिससे मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों और खाने पीने की चीजों तक, दूसरे प्रोडक्ट्स तक, उन सब के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। यानी हर चीज की कमी हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गया है। जैसे लॉकडाउन लगने के बाद चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन कम कर दिया था। ये चिप्स गाड़ियों में, मोबाइल फोन्स में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब इन चिप्स की मांग बढ़ी तो उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से तब तक टूट चुकी थी, जिससे गाड़ियों और दूसरी चीजों के उत्पादन पर असर पड़ा। और जब इन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी तो इनके दाम भी अचानक से बढ़ गए। जनवरी 2021 से भारत में गाड़ियों की कीमतें 5 बार बढ़ चुकी हैं और इसी साल ये कीमतें 2 बार बढ़ चुकी हैं, 1 साल के अंदर ही। तो आप कई बार ये भी देखिए कि जब हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सब नोटिस करते हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं, सब नोटिस करते हैं। लेकिन मोबाइल फोन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसे शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा और तब भी लोग इनको खरीदना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, महिंद्रा की XUV 700 गाड़ी पहले 11,99,000 रुपए की थी, अब इसकी कीमत 13,18,000 हो चुकी है। इसकी कीमत में 8% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मारुति की गाड़ी सिलेरियो की कीमत 5% तक बढ़ चुकी है। पहले इसका बेस मॉडल 4,99,000 का था, अब इसकी कीमत 5,25,000 है। यह स्थिति तब है जब लोगों को नई गाड़ियों के लिए बुकिंग के बाद भी आज भी
4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। वेटिंग लिस्ट है हर गाड़ी पर, वेटिंग है हर गाड़ी पर, और वेटिंग टाइम जो है वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक कुछ भी हो सकता है। 1 साल लाइन में लगकर भी लोग गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं, बढ़े हुए दाम पर भी। लेकिन इसके बावजूद लोगों पर इस महंगाई का शायद कोई असर नहीं पड़ रहा। वो महंगाई के बावजूद इन गाड़ियों को लाइन में लगकर 1 साल इंतजार करके खरीदना चाहते हैं। इसलिए यहां आपको यह बात समझनी है कि यह वो महंगाई है जो लोग खुद अपनी डिमांड से बढ़ाते हैं। अगर वो ये तय कर लें कि वो थोड़े दिन इंतजार करने के बाद रुक कर बाद में गाड़ी खरीदेंगे, तो इससे गाड़ियों की डिमांड कम होगी और इससे कीमतें भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। एक तरीका तो ये हो सकता है। वापस आते हैं सप्लाई चेन पर। सप्लाई चेन का प्रभावित होना सभी देशों के लिए एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। सप्लाई चेन को आप इस डायग्राम से समझिए। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आप किसी सब्जी की खेती करना चाहते हैं और उस खेती के लिए आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, और ये फर्टिलाइजर्स आपका देश खुद नहीं बनाता बल्कि किसी और देश से आयात करता है। तो ये सप्लाई चेन उस देश से शुरू होगी, क्योंकि जब तक आपको फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे तब तक आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो पहली चेन में ये फर्टिलाइजर दूसरे देश से आपके देश में आएगा। इसके बाद इन्हें लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यानी दूसरी चेन आपका राज्य और वहां का प्रशासन है। तीसरी चेन यानी तीसरी कड़ी वो कंपनियां हैं जो ये फर्टिलाइजर्स आपको बेचती हैं, और चौथी चेन वो किसान है जो ये फर्टिलाइजर्स खरीद कर फिर खेती शुरू करता है। और इसके बाद वो किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए वापस जाता है, और बाजार में थोक विक्रेता इसे दुकानदारों को पहले खरीदता है, फिर बाद में दुकानदारों को बेचता है, और दुकानदारों से ये सब्जी आप लोगों के घरों तक पहुंचती है। इससे आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन कितनी महत्वपूर्ण होती है। और पूरी दुनिया में कोविड की वजह से इस तरह की सप्लाई चेन्स अब या तो बहुत कमजोर पड़ गई हैं या टूट चुकी हैं। महंगाई की एक और बड़ी वजह यह भी है कि कोविड के दौरान लोगों ने अपने खर्च में बहुत कटौती कर ली थी। वो खर्च से ज्यादा बचत कर रहे थे, क्योंकि उस समय माहौल ही ऐसा था। भविष्य में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था, नौकरी बचेगी या नहीं किसी को पता नहीं था, आगे क्या होगा इससे लेकर अनिश्चितता थी। ऐसे में पूरी दुनिया में हर इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो ये कि वो बचत करना शुरू कर देता है। वो चीजें खरीदते नहीं, भविष्य की योजना ही नहीं बनाते, और अपना जो भी पैसा है उसे बचा कर रखते हैं। इसलिए लोगों ने पैसा बचाना शुरू कर दिया और बाहर से सामान खरीदना बंद कर दिया। जिन लोगों को नई गाड़ियां खरीदनी थी वो रुक गए, जिन्होंने नए मकान खरीदने थे वो रुक गए, जिन्होंने नए कपड़े खरीदने थे और बहुत सारी चीजें खरीदनी थी सब रुक गए। सिर्फ जरूरी चीज जो होती है खाने पीने की वो ही खरीद रहे थे। वर्ष 2020 में भारतीय उपभोक्ताओं ने अपना खर्च लगभग 11% तक कम कर लिया था। लेकिन अब जब बाजार खुल गए और कोविड धीरे धीरे चला गया, ज्यादातर पाबंदियां हट गईं, तब लोगों ने फिर से वापस बाहर निकलना शुरू किया और अपना खर्च बढ़ा दिया। अब वो नई गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, नया मोबाइल फोन भी खरीदना चाहते हैं, नया घर भी खरीदना चाहते हैं, विदेशों में घूमने वेकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं। सब कुछ खुल गया। इस महंगाई का दूसरा कारण है, तो इस वजह से भी जो अभी हमने आपको बताया कि डिमांड अचानक से बढ़ गई, सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं नया। जो लोग पहले बचत कर रहे थे अब वो खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सप्लाई चेन टूटने की वजह से प्रोडक्शन तो पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। इसलिए जब सप्लाई कम हो गई और डिमांड अचानक से बढ़ गई, उसकी वजह से महंगाई होती है। इस महंगाई का एक और कारण है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। यानी पहले 2 साल कोविड ने मारा, और जब ऐसा लग रहा था कि कोविड धीरे धीरे जा रहा है और अर्थव्यवस्था वापस अपनी पटरी पर लौट रही है, तब इस युद्ध ने अचानक से सब कुछ खेल बिगाड़ दिया। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज का संकट पैदा हो गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया के 25% अनाज की जरूरत को पूरा करते हैं। यानी 25% अनाज इन 2 देशों से आता है। अब युद्ध के बाद से इन देशों ने अनाज का निर्यात बहुत सीमित कर दिया है। रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 18% अनाज बेचता है, जबकि यूक्रेन इस सूची में 5वें नंबर पर है, जो दुनिया भर में 7% अनाज का निर्यात करता है। और इसी वजह से इन दोनों देशों को यूरोप में ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अब क्योंकि ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, इस वजह से दुनिया में अनाज का संकट पैदा हो गया, और यूरोप के देश चाहते हैं कि अब भारत सरकार अनाज के निर्यात पर लगाई गई अपनी रोक को भी हटा दे। हालांकि भारत सरकार ने फिलहाल ऐसा करने से मना किया है, लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि वो अपने लोगों की फूड सिक्योरिटी के साथ पड़ोसी देशों की अनाज की जरूरत को भी पूरा करने में सक्षम है। यानी हमारे यहां
अनाज की कोई कमी नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त भंडार है और इतना भंडार है कि सिर्फ हम अकेले अपने लिए नहीं, पड़ोसी देशों का पेट भी भर सकते हैं। इसके अलावा रशिया और बेलारूस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का निर्यात करते हैं, लेकिन युद्ध की वजह से यह भी रुक गया है, जिससे कई देशों में खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि किसानों को फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे। भारत अपनी जरूरत का 33% फर्टिलाइजर रशिया और बेलारूस से ही खरीदता है और यही कारण है कि हमारे देश में इससे खेती प्रभावित हो रही है और खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया कुकिंग ऑयल के भी सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 47% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से और 23% सनफ्लावर ऑयल रशिया से आता है, लेकिन युद्ध ने इस निर्यात को भी सीमित कर दिया है, जिससे कुकिंग ऑयल भारत समेत शायद पूरी दुनिया में ही महंगा हो गया है। रशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ गईं, जिससे कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन रशिया में होता है और यूरोप की 60% गैस रशिया से जाती है। इसलिए रशिया पर प्रतिबंध लगने से कच्चे तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं और वो लगातार अस्थिर हो गई हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से मूलभूत चीजें अपने आप महंगी हो जाती हैं क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में ज्यादा खर्चा आता है और ये सारे कारण महंगाई बढ़ाते हैं। बड़ी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि भारत में जो महंगाई बढ़ी है उसमें 59% कारणों के लिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध जिम्मेदार है। अगला बड़ा कारण है मौसम। पिछले साल भारत के कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई। इसके अलावा ब्राजील में कई वर्षों के बाद सूखा पड़ा। अमेरिका में एक के बाद एक 2 बड़े तूफान आए और यूरोप के देशों में भी मौसम का पैटर्न बहुत बदल गया, जिससे फसलें प्रभावित हुई। उत्पादन कम हो गया और बाजार में पर्याप्त मात्रा में इन फसलों की सप्लाई नहीं हो पाई। हमारे देश में कहा जाता है अगर घर में बनाने के लिए कोई सब्जी ना हो तो सिर्फ आलू, टमाटर, प्याज भी अगर घर में हो तो इससे भी 2 वक्त की रोटी तो खाई ही जा सकती है। लेकिन इन 3 सबसे प्रमुख सब्जियों के महंगे हो जाने का असर महंगाई दर पर सबसे ज्यादा पड़ा है। सौ की जगह तेल 120 का भी हो जाए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें इतनी एक बार बढ़ने के बाद घटता कुछ भी नहीं है। 80 का 100 हो गया, 100 का 110 होगा, 150 भी होगा, लेकिन या तो चीज़ें घटे या कुछ ना कुछ तो ऐसा फ़र्क आया ना कि यार जो आम जनता के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। डीजल पेट्रोल तो हद से ज़्यादा महंगा हो चुका। पहले कहाँ 70 रुपया था, 60 रुपया था, अब 105 रुपया, 100 रुपया हो चुका। भाड़ा तो महंगा होगा करेगा, हर चीज़ का भाड़ा महंगा होता है। आम है वो 200 रुपये मिल रहा है, पिछले साल 50 रुपये रहता था, साल 200 रुपये हो गया। आम हो गया, सारी सब फ्रूट वगैरह सब्जी सब महंगाई हो रखा है सब में। और सब्जी वगैरह सब्जी भी महंगा हो रखा है सब। दुकानदारी नहीं है कतई, घेरा का आता है बहुत महंगा है और सब में घूमता है। गर्मी में कहीं दुकानदारी नहीं है, अब यहाँ आके खड़ा हो गया। कितने में तरबूज है इस बार बहुत महंगा मिल रहा है। इस टाइम 30 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ जो 10 रुपये किलो बिकता है तरबूज, अब 30। हाँ, अब 30 रुपये किलो है। ग्राहक भाग जाता है 30 रुपये के नाम से। ये केला 60 रुपये दर्जन है। 60 रुपये दर्जन। अच्छा, मतलब वैसे मतलब कितना होता था पिछले साल से? पिछले साल तो 30, 40, 50। तेल के इतने दाम बढ़ चुके हैं, हद से ज़्यादा है। तो इसमें ये करेंगे कि गरीब आदमी बेचारे। महंगाई तो बड़ी है, दैट्स फॉर श्योर, वो दिख रहा है सब। और जो ओवरऑल जो सेविंग्स हमारे होते हैं उसमें से थोड़ा सा पोर्शन और जा रहा है। महंगाई कितनी भी बड़ी हो, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, कॉमन मैन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। और रोजगार के अंदर पेट्रोल, आज के दौरान आप पेट्रोल आप देखेंगे 110 रुपये पेट्रोल है, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। हाँ, 111 रुपये पेट्रोल है। आदमी 1 लीटर के अंदर में कहाँ तक जाएगा? आदमी खाएगा क्या और पिएगा क्या, ये हिसाब है।
और कोई भी चीज के दाम नहीं बढ़े, कम नहीं हुए हैं। ना तो अनाज के दाम कम हुए हैं, ना तो भाजी के दाम कम हुए हैं, सभी दाम ज्यादा ही हुए हैं। दिक्कत हो रही है, धंधा पानी नहीं है, महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है, किराए भाड़े बहुत महंगे हो गए, मकानन के भाड़े महंगे हो गए, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। जब भी मार्केट में जाते हैं ना तो मालूम नहीं पड़ता है कि लास्ट टाइम कितना पे किया। जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ना उतनी महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई सिलेंडर पहले भी बढ़ते थे लेकिन 5 रुपए 6 रुपए बढ़ते थे, लेकिन आजकल तो 50 रुपए के नीचे बढ़ते ही नहीं है, 50 रुपए के ऊपर ही बढ़ते हैं। मैंने देखा पिछले 2 महीने से कमर्शियल गैस के भाव 250-250 रुपए बढ़े हैं और जिसके कारण हर जगह पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। पेट्रोल और डीजल का ऐसा रेट बढ़ा है कि आम आदमी इससे परेशान है। आज मेरा व्यवसाय बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी पेट्रोल और डीजल के कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से हमको सामान में भी भारी वो पड़ रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बढ़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो खाने पीने की जो हम सामान बनाते हैं, ऑयल, एडिबल ऑयल, उसके रेट्स जो है वो आसमान छू रहे हैं। उसके वजह से हर आदमी का, आम आदमी का जो हाउस होल्ड का जो बजट है वो तहस नहस हुआ है। हम लोग जो देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का वो दिख रहा है, पब्लिक के सामने आता है। सब्जी का कौन जिक्र कर रहा है, अन्न धान्य का कौन जिक्र कर रहा है? इतना होता नहीं है जितना करना चाहिए। हालांकि पेट्रोल और डीजल की वजह से ही ये भाव बढ़ रहे हैं। तो ये सारा दोष सरकार का है, सरकार ने उसको कंट्रोल में लाना है। परिवार तो तकलीफ में आते हैं ना, महीने का जब बजट बढ़ता है सबको तकलीफ हो रही है। सब्जी का भाव बढ़ रहा है, मार्केट में जाएंगे हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बजट हिल गया है पूरा। बच्चों की इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को चाहिए इधर उधर छोड़े, सिर्फ गरीबों के बारे में और एक आम लोग जो है ना जिस चीज़ से परेशान है उसके ऊपर ध्यान दें। जो चीज़ें हम इम्पोर्टेड मार्केट पे आधारित हैं, जो हम आयात कर रहे हैं, जैसे खाने का तेल, पेट्रोलियम क्रूड या बाकी जो चीज़ें हैं जो हम आयात कर रहे हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से महंगाई है, वो कंज्यूमर पे पास ऑन होगी। लेकिन जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे निर्भर है और डोमेस्टिक मार्केट के लिए, वहाँ पे आपको इतना इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा। जो उन सेक्टर्स में इन्फ्लेशन दिखेगा वो बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइस राइज, और जब फ्यूल महंगा होता है तो ओवरऑल हर चीज पे असर आता है। लॉकडाउन खुल गया है तो मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। लोगों की डिमांड, परचेसेस, मूवमेंट सब बढ़ गई हैं, ट्रैवल बढ़ गया है, तो इसलिए डिमांड भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन साथ साथ जो है सप्लाईज इस बार एकदम कहीं ना कहीं तो सप्लाईज पर बहुत बड़ा झटका लगा है। सो सप्लाईज के कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए हैं और सप्लाईज की क्वांटिटी जो है वो भी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो इससे सप्लाई में बहुत ही इम्पैक्ट आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा, क्या रिसेशन आएगा? आपको याद होगा 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। क्या वैसी ही आर्थिक मंदी आने वाली है? तो अगर आर्थिक मंदी कैसे आती है अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी, रिसेशन आया था, तब क्या होता है? तेल के दाम लगातार बढ़ते हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स लगातार कोलैप्स करती हैं, क्रैश करती हैं, जो कि अभी हो रही हैं। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे स्तर पर चली जाती है, जो कि हो रहा है। ये आर्थिक मंदी के संकेत हैं कि आर्थिक मंदी आ रही है। अब बड़ी बात यह है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, और अगर रोक भी सकते थे तो हमने इसे रोका क्यों नहीं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता नहीं थी। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन क्या ये सारी महंगाई और क्या ये सारी स्थिति सिर्फ इस युद्ध की वजह से हुई है? मैं आपको कुछ और आंकड़े बताता हूं। इस युद्ध के शुरू होने से पहले के आंकड़े देखिए। जनवरी 2022 जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था, अगर आप साल दर साल देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है उसमें 57% उसके दाम बढ़ गए। फॉस्फेट के 104% दाम बढ़ गए जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। सोयाबीन के पूरी दुनिया में 34% दाम बढ़ गए। अनाज के 29% दाम बढ़ गए। चिकन मीट के 59% दाम बढ़ गए। और यह सब कुछ रशिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये जो महंगाई है ये तो पहले से ही आ रही थी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कोविड
और कोविड के दौरान जैसा हमने आपको पहले बताया, लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया था। उसके बाद जैसे स्थिति ठीक हुई, लोगों ने अचानक अपना खर्चा शुरू किया और फिर अचानक से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई वहीं की वहीं रह गई। अब बड़ी बात यह है कि सरकारों ने इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया। अब सरकारों ने कंट्रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ही लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया, इकोनॉमी में बूम आने लगा। दुनिया में हर देश की सरकार ये चाहती है कि उसकी इकोनॉमी और बड़ी हो, लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। तो शुरुआत में लोगों को लगा कि इससे इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटलुक आएगा, भविष्य और बेहतर होगा और हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगी। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने लगे कि आप खर्चा कीजिए, सामान खरीदिए, नई नई चीजें खरीदिए। और बैंक भी इसे देख नहीं पाए और बैंकों ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो उन्होंने बढ़ाए नहीं। इंटरेस्ट रेट कम रहे, इसलिए लोगों ने और ज्यादा खर्चा शुरू कर दिया। अब बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और धीरे 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 अब दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो इस बात को मान रही हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल हमें करना ही पड़ेगा। तो ये जो महंगाई है, ये इस समय किसी एक देश की समस्या नहीं है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत कम है जो कि एक देश में बनते हों। अलग अलग देश मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे आपकी जो गाड़ी है या आपका जो मोबाइल फोन है, उसे एक देश नहीं बनाता, उसमें न जाने कितने देशों का योगदान होता है। इसलिए जब महंगाई भी बढ़ती है तो इन सारे देशों में बढ़ रही है और इन सारे जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो सब लोग, इसीलिए इनको महंगाई के सामने मिलकर भी वैसे ही मिलकर काम करना पड़ेगा जैसा कि सारे देशों ने मिलकर कोविड के खिलाफ काम किया था। तो ये महंगाई का पूरा ABCD आज हमने आपको बताया। एक जमाना था जब खबरों में भी महंगाई की बात होती थी, फिल्में भी महंगाई के ऊपर बना करती थी, गाने भी महंगाई के ऊपर बना करते थे। और फिर धीरे धीरे आपको तो ये भी याद होगा, कोई नेता ऐसा नहीं है हमारे देश में 1947 से लेकर अब तक जिसके भाषण में महंगाई का जिक्र ना हो। लेकिन अब महंगाई सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई पर होती हैं और लोग जो नेता हैं वो एक दूसरे को दोष देते हैं और आम लोगों को महंगाई के नाम पर भड़काते चले जाते हैं। इसलिए इससे पहले कि कोई और नेता आपको आकर भड़काए महंगाई के नाम पर, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही आज का हमारा मकसद था, आपको सब समझाने का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.